हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं शिक्षकों, मैं ऋषभ चंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी में। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मृदा संसाधन यानी कि सॉइल रिसोर्सेज के बारे में। और इस वीडियो में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि मृदा यानी कि जो सॉइल होते हैं उनको कितने प्रकार में हम विभाजित कर सकते हैं, यानी कि हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और हाँ, यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो आइए विद्यार्थियों, समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सॉइल रिसोर्स यानी कि मृदा संसाधन के बारे में। विद्यार्थियों, जो मिट्टी मृदा यानी कि जो सॉइल है वो कैसा संसाधन है? एक प्राकृतिक संसाधन है। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होते हैं उनको दो प्रकार में विभाजित किया जाता है, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। तो जो मृदा यानी कि जो सॉइल है वो आपका कैसा प्राकृतिक संसाधन है? नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। कैसा है विद्यार्थियों? नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। हम सभी जानते हैं कि पौधों के विकास के लिए जो मिट्टी होती है वो आवश्यक होती है, यानी कि जो पौधे हैं वो करते क्या हैं? जो पोषक तत्व होते हैं जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक होते हैं उनको वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से प्राप्त करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पौधों के विकास के लिए आवश्यक होती है सॉइल, और पौधे जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं, यानी कि पौधे अपने विकास के लिए जो पोषक तत्वों की प्राप्ति कहाँ से करते हैं? सॉइल से करते हैं, अर्थात मृदा से करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मृदा जो है वो पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीव का क्या करती है? पोषण करती है। तो विद्यार्थियों, पृथ्वी पर रहने वाले जो प्रत्येक जीव हैं उनके पोषण के लिए जो मृदा है यानी कि जो सॉइल है उसका होना अति आवश्यक है। विद्यार्थियों, अब देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, अर्थात ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो मृदा बनने की प्रक्रिया में सहयोग करते हैं। प्रकृति में अनेक ऐसे तत्व हैं जो मृदा बनने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तापमान में परिवर्तन, जलवायु, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी, अपघटन क्रियाएं। तो विद्यार्थियों, ये सभी वह कारक हैं, ये सभी वह फैक्टर्स हैं जो मृदा बनने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। कौन कौन से हैं? तापमान परिवर्तन, जलवायु, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अन्य कई ऐसी अपघटन क्रियाएं हैं जिनसे क्या होता है विद्यार्थियों? मृदा का निर्माण होता है। अब विद्यार्थियों, डिस्कस करते हैं मृदाओं का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। इसमें हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि जो मृदाएं हैं उनको कितने प्रकार में विभाजित किया गया है। तो आइए विद्यार्थियों समझते हैं। और सबसे पहली मृदा हम लेते हैं जलोढ़ मृदा यानी कि एलुवियम सॉइल। विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि भारत का जो उत्तरी मैदान है यानी कि जो नॉर्थर्न प्लेन है वो किस मृदा का बना हुआ है? वो जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। भारत का जो उत्तरी मैदान है, जो नॉर्थर्न प्लेन है, वो किस मृदा का बना हुआ है? जलोढ़ मृदा यानी कि एलुवियम सॉइल का बना हुआ है। हिमालय के जो 3 नदी तंत्र हैं, पहला है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और तीसरा है गंगा नदी तंत्र। तो हिमालय के इन 3 नदी तंत्रों के निक्षेपों से, हिमालय के इन 3 नदी तंत्र जो हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा, इन 3 नदियों के निक्षेपों से बना क्या है? आपका उत्तर का मैदान बना है। और वो किस मृदा का बना हुआ है? जलोढ़ मृदा का बना हुआ है। तो हिमालय के 3 नदी तंत्र सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा के निक्षेपों से क्या बना है? उत्तर का मैदान बना है, जो किस मृदा का बना हुआ है? जलोढ़ मृदा का बना हुआ है। विद्यार्थियों, अगर बात करें भारत के पूर्वी तटीय मैदान की यानी कि कोस्टल प्लेन की अगर बात करें तो दक्षिण भारत में 4 बड़ी नदियां आपको देखने को मिलेंगी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो ये जो 4 नदियां हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और बंगाल की खाड़ी में गिरने के दौरान ये क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं विद्यार्थियों? डेल्टा बनाती हैं। तो दक्षिण भारत की महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां डेल्टा बनाती हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले। तो ये जो डेल्टा है, जो ये नदियां बनाती हैं, वो किस सॉइल का बना हुआ है? वो भी आपका एलुवियम सॉइल यानी कि जलोढ़ मृदा का बना हुआ है। विद्यार्थियों, पर्वतों की जो तलहटी हैं यानी कि हम बात कर रहे हैं हिमालय पर्वत की। तो हिमालय पर्वत की जो तलहटी हैं वहाँ पर जो आपको मैदान मिलेंगे यानी कि उत्तर का जो मैदान है, उन तलहटी पर बने हुए जो मैदान हैं जिनको हम द्वार, चो या तराई क्षेत्र के नाम से जानते हैं, तो वो भी किस मृदा का बना हुआ है? जलोढ़ मृदा का बना हुआ है। नेक्स्ट है कि आयु के आधार पर जो जलोढ़ मृदा होती है उसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई हम कर सकते हैं। पहला है बांगर, जो पुरानी जलोढ़ मृदा को कहा जाता है, एंड सेकंड है खादर, जो कि नई जलोढ़ मृदा को कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, आयु के आधार पर हम
एलुवियम सॉइल यानी कि जलोढ़ मृदा को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है बांगर यानी कि पुरानी जलोढ़ मृदा, और सेकंड है खादर यानी कि नई जलोढ़ मृदा। विद्यार्थियों, जो जलोढ़ मृदा होती है वो उपजाऊ मृदा होती है यानी कि एलुवियम सॉइल होती है। एलुवियम सॉइल होने के कारण इस मृदा में क्या की जाती है, गहन कृषि की जाती है। जो गन्ना की फसल है, चावल की फसल है, गेहूं की है, अनाज और दलहन की जो फसलें हैं इस मृदा में की जाती हैं। यानी कि गन्ना, चावल, गेहूं, अनाज और दलहन की फसल के लिए जो जलोढ़ मृदा होती है वह सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है। विद्यार्थियों, ऐसे क्षेत्र जो जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जनसंख्या घनत्व यानी कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश है वो, जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश यानी कि जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तर के मैदान का ही भाग है। तो जो उत्तर का मैदान है यानी कि उत्तर प्रदेश जो है वो किस मृदा का बना हुआ है, जलोढ़ मृदा का यानी कि एलुवियम सॉइल का बना हुआ है। और वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। विद्यार्थियों, जो जलोढ़ मृदा होती है वो पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त होती है। यानी कि जो जलोढ़ मृदा होती है, एलुवियम सॉइल जो होती है उसमें पोटास, फास्फोरस और चूने की मात्रा भरपूर पाई जाती है। विद्यार्थियों, अब समझते हैं ब्लैक सॉइल यानी कि काली मृदा को। विद्यार्थियों, जो काली मृदा है उसको रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। कपास की खेती के लिए जो काली मृदा होती है वो सबसे उपयुक्त मृदा मानी जाती है। इसी कारण काली मृदा को काली कपास की मृदा भी कहा जाता है। तो काली मृदा यानी कि ब्लैक सॉइल के दो नाम हो गए यहाँ पर, एक तो है रेगुर सॉइल यानी कि रेगुर मृदा, और दूसरा हो गया काली कपास की मृदा। तो इन दो अन्य नामों से भी काली मृदा यानी कि ब्लैक सॉइल को जाना जाता है। विद्यार्थियों, अगर हम बात करें कि काली मृदा भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो जो काली मृदा है वो दक्कन पठार के उत्तर पश्चिमी भागों में, और अगर बात करें नीचे की तरफ तो दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक काली मृदा फैली हुई है। यानी कि इसका जो विस्तार है वो इन क्षेत्रों में है। काली मृदा का जो निर्माण है वो लावा जनक शैलों से होता है। यानी कि जो लावा है वो ज्वालामुखी के फटने से पृथ्वी पर आता है और उससे किन चट्टानों का निर्माण होता है, आग्नेय चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक का निर्माण होता है। और उन इग्नियस रॉक से ही किस मृदा का निर्माण होता है, काली मृदा यानी कि ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है। तो विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि जो ब्लैक सॉइल है यानी कि जो काली मृदा है वो लावा जनक शैलों से बनी हुई होती है। जो ब्लैक सॉइल होती है उसके जो कण होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, वो कैसे होते हैं विद्यार्थियों, महीन कण होते हैं। और महीन कण यानी कि पार्टिकल छोटे होने के कारण इस सॉइल की जो नमी धारण करने की जो क्षमता है वो बहुत अधिक होती है। यानी कि जो ब्लैक सॉइल है, जो काली मृदा है, उसकी नमी धारण करने की क्षमता यानी कि वाटर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। विद्यार्थियों, जो काली मृदा है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूने और अन्य पोषक तत्वों से परिपूर्ण होती है ये सारी चीज़ें इस काली मृदा में पाई जाती है। विद्यार्थियों, जो फास्फोरस है इसकी मात्रा ब्लैक सॉइल के अंदर कम होती है। ऐसा नहीं है कि फास्फोरस ब्लैक सॉइल के अंदर यानी कि काली मृदा के अंदर होता ही नहीं है। हम यह कह रहे हैं कि जो फास्फोरस की जो मात्रा है वो ब्लैक सॉइल के अंदर कम पाई जाती है। गर्म और शुष्क मौसम में जो ब्लैक सॉइल होती है इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं और गीली होने पर ही विद्यार्थियों ये जो ब्लैक सॉइल है वो कैसी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। तो गर्म और शुष्क मौसम में इस ब्लैक सॉइल के अंदर गहरी दरारें पड़ जाती हैं और गीली होने पर ये जो ब्लैक सॉइल है, जिसको हम रेगुर सॉइल या काली कपास की मृदा भी कहते हैं, ये कैसी हो जाती है विद्यार्थियों, चिपचिपी हो जाती है। विद्यार्थियों, अब समझते हैं लाल एवं पीली मृदा यानी कि रेड एंड येलो सॉइल। विद्यार्थियों, भारत के अंदर लाल और पीली मृदा किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। लाल एवं पीली मृदा भारत में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में लाल एवं पीली मृदा भारत के अंदर पाई जाती है। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य गंगा का जो मैदान है वहाँ और पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं, इन क्षेत्रों में, भारत के इन क्षेत्रों में लाल एवं पीली मृदा पाई जाती है यानी कि रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है। अब बात करते हैं मृदा के लाल रंग की, यानी कि यह समझते हैं कि जो मृदा का लाल रंग होता है वो किस कारण से होता है, ऐसे क्या कारण है जिससे लाल मृदा कहा जाता है इस मृदा को। तो लौह प्रसार के कारण इस मृदा का जो रंग होता है, कलर जो होता है वो लाल होता है, रेड कलर की ये मृदा होती है। यानी कि इस मृदा के अंदर, इस सॉइल के अंदर आयरन ऑक्साइड की जो मात्रा होती है, जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जो लाल मृदा है उसका निर्माण किन चट्टानों से होता है, आग्नेय एवं कायांतर चट्टानों से होता है। तो आग्नेय एवं कायांतर चट्टानों में लौह प्रसार के कारण
इस मृदा का जो रंग होता है, जो कलर होता है, वो लाल होता है। विद्यार्थियों, लाल मृदा को पीली मृदा कब कहा जाता है? यानी कि जब लाल मृदा जल में चली जाती है, यानी कि उसका जल योजन हो जाता है, तब लाल मृदा को पीली मृदा के नाम से जाना जाता है। लाल मृदा जब जल में चली जाती है तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, उसका जो कलर है वो रेड से कैसा हो जाता है? येलो। इस कारण लाल मृदा को भी आप येलो मृदा यानी कि पीली मृदा कह सकते हैं। विद्यार्थियों, अब डिस्कस करते हैं लैटेराइट मृदा के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो लैटेराइट मृदा है इसका निर्माण कैसे होता है। उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां पर उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, उन क्षेत्रों में आर्द्र और शुष्क जो ऋतुएं हैं उनके एक के बाद एक आने से क्या होता है? लैटेराइट मृदा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में जो आर्द्र और शुष्क ऋतुएं हैं उनके एक के बाद एक आने से लैटेराइट मृदा का निर्माण होता है। बात करें लैटेराइट मृदा के नेचर की, तो लैटेराइट मृदा जो होती है उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है, यानी कि अम्लीय मृदा होती है आपकी लैटेराइट मृदा। बात करें पोषक तत्वों की, तो पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है लैटेराइट मृदा में, अर्थात पौधों को अपने विकास के लिए जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो लैटेराइट मृदा के अंदर कम पाए जाते हैं। बात करें लैटेराइट मृदा भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो महाराष्ट्र के जो पश्चिमी घाटी क्षेत्र हैं, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और जो उत्तर पूर्वी प्रदेश हैं, उन क्षेत्रों में लैटेराइट जो मृदा है वो भरपूर मात्रा में पाई जाती है। लैटेराइट मृदा के अंदर जो पर्णपाती और सदाबहार वन है वो पाए जाते हैं। लैटेराइट मृदा के अंदर जो ह्यूमस की मात्रा होती है वो पर्याप्त पाई जाती है। तो लैटेराइट मृदा के अंदर पर्णपाती और सदाबहार वन पाए जाते हैं और ह्यूमस की मात्रा पर्याप्त पाई जाती है लैटेराइट मृदा के अंदर, लेकिन पोषक तत्वों की कमी होती है लैटेराइट मृदा के अंदर। विद्यार्थियों, लैटेराइट मृदा के अंदर मृदा अपरदन और भूमि निम्नीकरण की जो संभावना होती है वो बहुत अधिक होती है। इसी कारण उचित तकनीक अपनाकर क्या किया जा रहा है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में चाय और कॉफ़ी की खेती की जा रही है। तो जो लैटेराइट मृदा है उसमें मृदा अपरदन और भूमि निम्नीकरण की संभावना अधिक रहती है। इसी कारण इन तीन राज्यों केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी की फसल की जाती है। किसमें? लैटेराइट मृदा के अंदर। विद्यार्थियों, जो लैटेराइट मृदा है वो काजू की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है और जो काजू की खेती है भारत के 3 राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में सबसे ज़्यादा की जाती है। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू की खेती सबसे अच्छी की जाती है और काजू की खेती के लिए जो लैटेराइट मृदा होती है वो सबसे उपयुक्त मृदा मानी जाती है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों मरुस्थलीय मृदा यानी कि डेजर्ट सॉइल के बारे में। विद्यार्थियों, जो मरुस्थलीय मृदा होती है, इस मरुस्थलीय मृदा का जो कलर यानी कि रंग होता है वो कैसा होता है? लाल और भूरे रंग होता है। यानी कि जो मरुस्थलीय मृदा होती है वो लाल और भूरे रंग में पाई जाती है। यह जो मरुस्थलीय मृदा होती है वो रेतीली होती है और इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? लवणीय होता है, यानी कि इसका नेचर कैसा होता है? सॉल्टी होता है। तो जो मरुस्थलीय मृदा होती है वो लाल और भूरे कलर में पाई जाती है। ये जो मरुस्थलीय मृदा होती है यानी कि जो डेजर्ट सॉइल है वो रेतीली होती है और लवणीय मृदा होती है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण विद्यार्थियों जो मरुस्थलीय मृदा है वो आपके डेजर्ट क्षेत्र के अंदर ही पाई जाती है। इस कारण वहाँ पर टेम्परेचर कैसा रहता है? ज़्यादा रहता है। तो शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण क्या होता है? जो मरुस्थलीय मृदा है उसकी जल वाष्पन की जो दर है वो बहुत अधिक होती है। यानी कि जो मरुस्थलीय मृदा होती है उस सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं। उस कारण ये क्या नहीं कर पाती है? वाटर को होल्ड करके रख नहीं पाती है और जल वाष्पन की जो दर होती है वो मरुस्थलीय मृदा की इस कारण ज़्यादा होती है। ह्यूमस एवं नमी की जो मात्रा है इस मरुस्थलीय मृदा की कम पाई जाती है। वो इस कारण क्योंकि इस मृदा की जो जल वाष्पन की जो दर है वो बहुत अधिक होती है, ये वाटर को होल्ड करके नहीं रख पाती है। इस कारण इसमें नमी की मात्रा क्या पाई जाती है विद्यार्थियों? कम पाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस मृदा को अगर अच्छी तरीके से सिंचित कर दिया जाए यानी कि इरिगेशन अगर कर दिया जाए इस मृदा का तो इसको कृषि योग्य बनाया जा सकता है। ऐसा विद्यार्थियों हो रहा है। अगर हम बात करें अपने पश्चिमी राजस्थान की तो पश्चिमी राजस्थान जो है पूरा डेजर्ट एरिया है और वहाँ पर ये रेतीली मृदा यानी कि जो मरुस्थलीय मृदा है वो पाई जाती है। और उस मरुस्थल में हो क्या रहा है? इस मरुस्थलीय मृदा को अत्यधिक सिंचित किया जा रहा है और उस मृदा को कृषि योग्य बनाया जा रहा है। तो ऐसा आपको एग्जाम्पल देखने को मिलता है केवल और केवल अपने पश्चिमी राजस्थान में। तो मैं आशा करता हूं विद्यार्थियों आज का ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट शेयर करें, मैं उनको सॉल्व करने में आपकी पूरी मदद करूंगा।
तो फिर मिलते हैं विद्यार्थियों एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।